यह साल था 2018 का। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, शाहपुर थाना क्षेत्र और सरस्वतीपुरम इलाके में राजेश्वरी श्रीवास्तव नाम की एक लड़की रहा करती थी और इसको प्यार से सभी राखी श्रीवास्तव कह के पुकारते थे। इसका जो परिवार है वह गोरखपुर में रहा करता था, लेकिन ये अकेली इस इलाके में रहती थी। अकेली क्यों रहती थी वो भी इस वीडियो के आगे चलकर आपको मालूम चलेगा। और यहीं पर इसके पड़ोस में एक और परिवार रहता था जो वैसे तो बिहार से बिलोंग करता था, और उस परिवार में अक्सर एक लड़का आया करता था जिसका नाम था मनीष सिन्हा। ये जो मनीष सिन्हा है ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और डिफेंस में ये जॉब करता था। और अक्सर ये अपने रिलेटिव के पास शाहपुर थाना क्षेत्र सरस्वतीपुर में आया करता था, और अक्सर जो राखी श्रीवास्तव है वो भी इसे देखा करती थी। अब ऐसे ही देखते हुए इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है, और उसके बाद ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जो राखी श्रीवास्तव होती है वह मनीष को कहती है कि मेरे घर वाले शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे, तो हम दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। और ऐसा ही वो लोग करते हैं। मनीष और राखी दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो मनीष है वो राखी को अपने घर बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट लेकर जाता है। परिवार में वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और जो मनीष है वो भी अपनी ड्यूटी पर वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मनीष अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर वापस आता है और वो प्लान बनाता है कि अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने जाएगा, यानी कि वो हनीमून पर जाने का प्लान बनाते हैं। और इसी के चलते वो नेपाल जाने का डिसाइड करते हैं। और 1 जून 2018 को अब मनीष और राखी दोनों फ्लाइट के माध्यम से नेपाल जाते हैं वहाँ पर 3 दिन का स्टे उन्होंने प्लान किया था। वो घूमते फिरते हैं, काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, और उसके बाद 3 जून की शाम को वापस आने की फ़्लाइट थी। तो मनीष अपनी बीवी राखी से कहता है कि सामान पैक कर लो, हमें वापस जाना है। लेकिन राखी वापस जाने से मना कर देती है। वो मनीष को कहती है कि अभी मुझे यहाँ पर और घूमना है, मुझे और भी जगह देखनी है, तो तुम वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्योंकि राखी पहले भी अकेली ही रहा करती थी, वो इंडिपेंडेंट थी, होशियार भी थी, तो मनीष को लगता है कि उसको अकेले यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मनीष को वापस अपनी ड्यूटी पर भी जाना था, तो मनीष 3 जून 2018 की शाम की फ़्लाइट लेकर वापस आ जाता है और अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जो राख श्रीवास्तव है वो वहीं पर रुक जाती है। अब अगले दिन यानी कि 4 जून 2018 को मनीष सुबह अपनी वाइफ को कॉल करता है। उनकी बात होती है और हालचाल पूछकर वो फ़ोन रख देता है। 4 तारीख की शाम को भी मनीष अपनी वाइफ को कॉल करता है, तब भी उसका फ़ोन मिल रहा था, बात हो रही थी। लेकिन जब 5 जून 2018 की सुबह मनीष अपनी बीवी राखी को कॉल करता है तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। पहले मनीष को लगता है कि शायद ट्रैवल करके थक गई होगी तो सो रही होगी, लेकिन 5 तारीख की शाम तक वह अपनी बीवी को लगातार कॉल कर रहा था, बट उसका फ़ोन रिंग तो कर रहा था लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। अब यहाँ तक भी चीज़ें नॉर्मल थीं, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात देखने को ये मिली। जब मनीष देखता है कि जो राखी है वो व्हाट्सएप वेब, तो वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अब क्योंकि मनीष अपनी ड्यूटी पर था और वो लगातार उसे 3 4 5 दिनों तक कॉल करता रहा, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, और इसके चलते मनीष बहुत ज़्यादा परेशान भी था। 2 हफ्तों के बाद मनीष अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर सबसे पहले अपने घर बिहार जाता है, और उसके बाद वो बिना देरी किए नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। वो नेपाल के उसी होटल में जाता है जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था। वहाँ जाकर वो अपनी बीवी के बारे में पूछता है तो मालूम चलता है कि 3 जून 2018 की शाम को जब वो वहाँ से निकला था तो उसके बाद उसकी बवी राखी श्रीवास्तव ने भी वहाँ से चेकआउट कर दिया था, यानी कि वो भी वहाँ से दूसरी जगह पर चली गई थी। अब मनीष वहाँ पर 2 दिनों तक रुकता है और खोजबीन करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो राखी है वो अभी भी के भाई को किसी तरह ढूंढता है, जिसका नाम अमर प्रकाश होता है, और अमर प्रकाश को सारी बातें बताता है। लेकिन यहाँ पर पासा थोड़ा और उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि जो राखी श्रीवास्तव है उसके परिवार वाले पहले ही शादी से खुश नहीं थे, तो वो सारा ब्लेम मनीष सिन्हा के ऊपर लगा देते हैं कि वो तुम्हारे साथ ही नेपाल गई थी, उसके बाद ही वो गायब हुई है, तो तुम्हें ही पता होगा वो कहाँ है। और इसी के चलते जो राख श्रीवास्तव है उसका भाई अमर प्रकाश और राख श्रीवास्तव के घर वाले चौधरी के खिलाफ ही FIR फाइल कर देते हैं। इसमें नैपिंग अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह के चार्जेस जो हैं वो मनीष पर लगाए जाते हैं। अब पुलिस बिना देरी किए मनीष को अरेस्ट करती है।
हालांकि मनीष सारी बातें पुलिस को बताता है कि वो मेरी बीवी है, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करती है, मोबाइल में मैसेज देखती है कि वो भी लगातार राखी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को मालूम चलता है कि इस केस में मनीष का तो कोई हाथ नहीं है, तो मनीष यहाँ पर बेगुनाह है और पुलिस जो है वो मनीष सिन्हा को छोड़ देती है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि अगर राखी नेपाल में है तो वो मनीष से बात क्यों नहीं कर रही है, और अगर वह नेपाल में नहीं है तो आखिर राखी श्रीवास्तव है कहाँ। आज का ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यूपी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले वह राकेश श्रीवास्तव के मोबाइल की जो लोकेशन है उसको ट्रैक करती है, तो वो लोकेशन गुवाहाटी की पाई जाती है। देखो, अभी तक पुलिस को ये लग रहा था कि जो राखी श्रीवास्तव है वह ज़िंदा है गुवाहाटी में, उसका मोबाइल भी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो किसी के साथ गुवाहाटी में है और शायद वो अपने पति या परिवार से बात नहीं करना चाहती है। और इसी के चलते जो पुलिस है वो इस केस को बहुत सीरियसली भी नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि राखी बिल्कुल ठीक ठाक है और ये केस ऐसे ही लटका रहता है। और धीरे धीरे जून से बढ़कर समय अक्टूबर का आ जाता है। लेकिन अक्टूबर में जो राखी की मोबाइल लोकेशन है वो भी बंद हो जाती है, मतलब वो ऑनलाइन आना बंद कर देती है, उसकी जो आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद जो मनीष सिन्हा है पुलिस को इस बात की खबर देता है, और जब ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट होता है तब जाकर कहीं पुलिस जो है एक्शन में आती है। और उसके बाद ये जो केस है ये एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को दे दिया जाता है। और जैसे ही इस केस की कमान एसटीएफ के हाथों में आती है वो तुरंत इस केस की कार्यवाही शुरू करते हैं। सबसे पहले वो राखी की 8 जून से लेकर अक्टूबर तक की मोबाइल लोकेशन चेक करते हैं कि वो कहाँ कहाँ गई थी। और उस लोकेशन में 8 जून से लेकर 3 जून तक वह नेपाल में अपने पति के साथ थी। और वह सारी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने देखा कि लोकेशन नेपाल के बाद जो है इंडिया की आई, इंडिया में गुवाहाटी की लोकेशन भी आई। लेकिन पुलिस को अपनी जो तफ्तीश है वह नेपाल से ही शुरू करनी थी, और इसी के चलते जो एसटीएफ है वो नेपाल पुलिस को कांटेक्ट करती है और नेपाल में राखी के फ़ोटो वगैरह सेंड करती है। यहाँ से ये केस थोड़ा पेचीदा हो गया था। पुलिस को फाइंड करना था कि आखिर राखी श्रीवास्तव क्या किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी या फिर उसकी किसी ने हत्या की थी। एसटीएफ की टीम के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल ये था कि अगर राखी की मृत्यु 8 जून 2018 को ही हो गई थी तो अक्टूबर 2018 तक उसका मोबाइल कैसे एक्टिव रहा, उसके मोबाइल की लोकेशन गुवाहाटी में कैसे दिखाता रहा। वो व्हाट्सएप टू मर्डर हो सकता है, क्योंकि अगर यह दुर्घटना होती तो उसकी मोबाइल की लोकेशन नेपाल की ही रहती। और इसी के चलते एसटीएफ की एक टीम नेपाल जाती है। नेपाल जाकर वो उस होटल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है जहां पर राकेश श्रीवास्तव और उसका पति रुके थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, वहां से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करने थे वो वहां पे कलेक्ट कर लेते हैं। बट एसटीएफ के हाथ कुछ बड़ा वहां से सुराग नहीं लगता है। अब एसटीएफ वापस इंडिया आ जाती है और यहाँ पर सबसे पहले राखी के जो कॉल डिटेल्स है वो चेक की जाती है। और उसमें पाया जाता है कि जिस वक्त 3 जून 2018 को राखी का पति उसे नेपाल में छोड़कर वापस आया था, उसके बाद राखी ने एक नंबर पे कॉल किया था। और ये नंबर कोई नया नहीं था, मतलब कि इस नंबर पे राखी पहले भी कॉल किया करती थी और काफ़ी देर तक बातें भी होती थीं। पुलिस बिना देरी किए उस नंबर की जानकारी निकलवा दे ये रन देती है। पुलिस को मालूम चलता है कि यह नंबर गोरखपुर के एक जाने माने डॉक्टर डीपी सिंह का है, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह था और आर्यन हॉस्पिटल के नाम से गोरखपुर में इनका एक हॉस्पिटल भी है। अब एसटीएफ की टीम बिना देरी किए डॉक्टर डीपी सिंह के हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से राकेश श्रीवास्तव के बारे में जब सवाल जवाब होते हैं तो यह डॉक्टर डीपी सिंह पूरी तरह से मुकर जाता है। यह कहता है कि मैं राकेश श्रीवास्तव नाम की किसी महिला को नहीं जानता हूं। बट पुलिस समझ गई थी कि डॉक्टर डीपी सिंह कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोल रहा है, लेकिन बिना एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के डॉक्टर डीपी सिंह को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह एक नामी डॉक्टर था शहर का और काफ़ी पैसे वाला भी था। तो एसटीएफ की टीम यहाँ पर सबूत जुटाने में लग जाती है। सबसे पहले डॉक्टर डीपी सिंह की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जाती है और ऐसा पाया जाता है कि 3 जून से लेकर 6 जून तक डॉग डीपी सिंह की लोकेशन राखी श्रीवास्तव की लोकेशन से मैच कर रही थी, यानी कि डॉग डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव दोनों ही नेपाल में मौजूद थे। 3 जून की रात से लेकर 6 जून तक उसके बाद जो है डॉक्टर के पास दोबारा जाया जाता है और उसको इस लोकेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर से मुकर जाता है, यानी कि पुलिस को कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट करने थे।
अगर उसे डॉक्टर डीपी सिंह से पूछताछ करनी थी या इंटेरोगेशन करनी थी तो यहाँ पर एसटीएफ की टीम नेपाल इंडिया बॉर्डर पर जाती है। वहाँ पर वो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक की जितनी भी इंडियन कार्स नेपाल में एंटर करी थी उसकी डिटेल निकलवा है और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर डीपी सिंह की कार का नंबर मिल जाता है। यानी कि इससे कंफर्म हो गया था कि डॉक्टर डीपी सिंह झूठ बोल रहा है और वो 3 तारीख से लेकर 6 तक नेपाल में राखी श्रीवास्तव के साथ ही था। वहाँ से एविडेंस उठाने के बाद पुलिस के पास काफ़ी एविडेंस थे। अब वो यहाँ पर अरेस्ट वारंट लेकर डॉक्टर डीपी सिंह के पास जाती हैं, उसे अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करती है। एसटीएफ की टीम डॉक्टर डीपी सिंह को बताती है कि तुम्हारी गाड़ी 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक नेपाल में ही थी और इस बात को वेरीफाई करने के लिए वह डॉक्टर डीपी सिंह के ड्राइवर प्रमोद कुमार को भी उठाते हैं, जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है और पुलिस को बता देता है कि 3 तारीख की रात से लेकर 6 तारीख तक वो लोग नेपाल में ही थे और डॉक्टर डीपी सिंह के साथ और उसका ड्राइवर प्रमोद और ये दीपक को भी अरेस्ट करती है। और अब इस केस के सारे पत्ते खुलने वाले थे क्योंकि ये ड्राइवर प्रमोद और वो जो हेल्पर दीपक था वह पहले ही टूट चुके थे। वो सारी बातें पुलिस को बता चुके थे। अब सिर्फ पुलिस जो सच है वो डॉक्टर डीपी सिंह के मुंह से सुनना चाहती थी और यहाँ पर जो डॉक्टर डीपी सिंह है वो थोड़ी सी सख्ता के बाद टूट जाता है और सारी बातें एसटीएफ को बता देता है। तो ये डॉक्टर डीपी सिंह एसटीएफ की टीम को बताता है कि 2006 में जब उसने अपना हॉस्पिटल नया ही खोला था, उस टाइम पर उसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था और ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि राकेश श्रीवास्तव के फादर ही थे। अब अपने फादर के साथ राकेश श्रीवास्तव भी वहाँ पर आई थी और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि राकेश श्रीवास्तव दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और 2006 में जब डीपी सिंह ने राकेश श्रीवास्तव के पिता का इलाज किया था उसी टाइम पर उसने राकेश श्रीवास्तव को देखा था। हालांकि उस टाइम पर भी ये डॉक्टर डीपी सिंह मैरिड था और इसके एक बेटा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी राखी पर इसकी गलत नज़र थी और इसी के चलते किसी तरह से राखी को इसने बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया था। अब राखी भी उस टाइम पर मासूम थी, वो भी डॉक्टर के प्यार में पागल हो गई, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि यह डॉक्टर शादीशुदा है और इसका पहले से एक बच्चा भी है। अब ये रिलेशन ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद 2011 में कहीं से राख श्रीवास्तव को मालूम चल जाता है कि डॉक्टर डीपी सिंह तो पहले से ही मैरिड है और उसका एक बेटा भी है, जिसके चलते वो डॉक्टर को खरी खोटी सुनाती है और उसके बाद वो डॉक्टर से दूरी बना लेती है। लेकिन डॉक्टर उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि राखी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इसी के चलते डॉक्टर डीपी सिंह राखी से मंदिर में 2011 में शादी कर लेता है। और जब राखी शादी के बारे में अपने घर में जाकर बताती है तो घर वाले इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और इसी सदमे के कारण राखी श्रीवास्तव के पिता की भी मौत हो जाती है और पिता की मौत के बाद जो राखी के घर वाले हैं वो उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके चलते राखी गोरखपुर के सरस्वतीपुरम में अकेली रहा करती थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। और वहाँ पर उसके रहने खाने का जो पूरा खर्च है वो डॉक्टर डीपी सिंह ही उठाता था। डॉक्टर डीपी सिंह अपनी पत्नी को बिना बताए राखी के साथ लेन में रह रहा था, मतलब कि उसने शादी कर ली थी मंदिर में और उसके साथ भी वो रहा करता था। लेकिन एक दिन डॉक्टर डीपी सिंह की पत्नी उषा को मालूम चल जाता है कि डॉक्टर ने क्या कांड किया है और उसके चलते वो डॉक्टर के खिलाफ यानी कि अपने पति के खिलाफ एफआईआर कर देती है। हालांकि डॉक्टर अपनी बीवी को समझा बुझा के इस एफआईआर को तो वापस ले लेता है, लेकिन उसके बाद वह राखी को अवॉइड करना शुरू कर देता है, जो बातें राखी भी नोटिस कर रही थी। अब राखी देख रही थी कि डॉक्टर उसे ना तो पैसे देता था ना ही समय दे रहा था। अब इसके चलते जो राखी है वो डॉक्टर को बताती है कि वह नशा इनायकत है, बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है और अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। अब डॉक्टर के लिए हालत ये हो गई थी कि इधर कुआं है तो उधर खाई है, ना ही वो अपनी बीवी को छोड़ सकता था और ना ही राखी को छोड़ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो राखी श्रीवास्तव है उसका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि जो डॉक्टर का बच्चा जिसको जन्म देने वाली थी वो पैदा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर है अब वो राखी से पूरी दूरियां बना लेता है क्योंकि उसे अपना इज्जत भी बचानी थी, अपना प्रॉपर्टी पैसा भी बचाना था और अपना परिवार भी बचाना था और वो राखी को पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर राखी लगातार उसके पीछे पड़ी हुई थी। राखी उसको हमेशा धमकी देती थी
कि अगर उसने उसका साथ छोड़ा तो कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं जो बीवी को दिखा देगी, समाज को दिखा देगी, उसे बदनाम कर देगी। यानी कि जो डॉक्टर है वो यहाँ पर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो किसी भी हाल में राखी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अब ऐसे ही समय बीतता गया और साल 2018 आ जाता है, जिस टाइम पर राखी श्रीवास्तव की मुलाकात मनीष सिन्हा से होती है। वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जब पड़ोस में आता था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, और यहाँ पर जो राख श्रीवास्तव है, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर अब उसके साथ नहीं रहने वाला है, तो उसको एक साथी की ज़रूरत थी। और इसी के चलते वो मनीष सिन्हा, जो बिहार का रहने वाला था और डिफेंस में जॉब करता था, उससे कोर्ट मैरिज कर लेती है। और उसके बाद फिर ये घूमने के लिए नेपाल जाते हैं। लेकिन 3 जून 2018 को जब मनीष नेपाल से वापस आ जाता है तो राखी वहीं पर रुक जाती है। और वहाँ पर वो केवल इसलिए रुकी थी क्योंकि वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करना चाहती थी और वो डॉक्टर से एक बड़ी रकम लेना चाहती थी ताकि वह अपनी ज़िंदगी को आगे मनीष के साथ सेटल कर सके। और इसी के चलते मनीष के जाने के बाद उसने डॉक्टर डीपी सिंह को कॉल किया था और उसे कहा था कि जो सरस्वतीपुरम वाला मकान है, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ जो ममालशीरी करीबन 8 करोड़ थी, वो मकान वो राखी के नाम कर दे। साथ ही कुछ कैश अमाउंट की भी उसने मांग करी थी। अब डॉक्टर यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो राखी से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर राखी उसे बताती है कि मैं नेपाल में हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ, तुम यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो। और यहीं पर डॉक्टर डीपी सिंह के मन में एक प्लान आता है। वो सबसे पहले अपने प्लान में अपने ड्राइवर प्रमोद को शामिल करता है और फिर एक हेल्पर होता है हॉस्पिटल में जिसका नाम दीपक होता है, उसको इस प्लान में शामिल करता है। कुछ पैसे भी उन्हें देता है, सैलरी बढ़ाने का लालच भी देता है। उन्हें अपने साथ गाड़ी में, स्पीओ गाड़ी में नेपाल लेकर जाता है। नेपाल में ये 4/18 को पहले राखी से मिलते हैं। उसके बाद ये राखी को शराब पिलाते हैं। शराब में ये नींद की गोलियां डाल के उसे बेहोश कर देते हैं और उसके बाद एक पहाड़ी पर जाकर उसे पहाड़ी से धक्का दे देते हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट जो राखी श्रीवास्तव है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जून तक ये तीनों जो होते हैं, जिसमें डॉक्टर डीपी सिंह, उसका ड्राइवर प्रमोद और उसका हेल्पर दीपक, तीनों वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर ये प्लान बनाते हैं कि राखी की मोबाइल लोकेशन को ऑन रखेंगे। उसका का व्हाट्सएप 2 भेजा जाता है, उसके मोबाइल को एक्टिव रखता है। वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर उस मोबाइल को चालू रखता है जिससे सभी को ये लगे कि राखी अभी भी ज़िंदा है। तो ये सारा प्लान डॉक्टर का ही था। पुलिस को सारी बातें मालूम चल चुकी थीं। अब पुलिस डॉक्टर डीपी सिंह, उसके ड्राइवर प्रमोद और साथ ही उसके हेल्पर दीपक को अरेस्ट करती है। सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं और ई एविडेंसेस के आधार पर इन तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये थी यहाँ पर राखी श्रीवास्तव के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। और आप इस कहानी के बारे में क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।